दोस्तों नमस्कार। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को बदल दिया और 2024 में राहुल गांधी ने भारत की राजनीति को बदल डाला। दरअसल भारत की संसदीय चुनावी राजनीति की एक खासियत रही है, उसमें कोई एक शख्स ऐसा उभर कर आता है जो राजनीति के मंच पर किसी ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे और उसके बाद उसकी अपने राजनीतिक दल का जिक्र कर लीजिए या फिर इस देश की राजनीतिक माहौल का जिक्र कर लीजिए, दोनों परिस्थितियां बदलने लगती हैं। नरेंद्र मोदी आए तो बीजेपी के भीतर जबरदस्त तरीके से राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और एक झटके में बीजेपी का संगठन हो, आरएसएस की सोच हो या किसी भी नेता को लेकर उसके अपने छत्रप के तौर पर राजनीतिक पहचान हो, सब कुछ इस दौर में बदल दिया गया। और इन 10 वर्षों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने भारत की राजनीति में बिल्कुल नए मुद्दों को उभार दिया। इन मुद्दों के आश्रय पारंपरिक वोट बैंक एक झटके में बिखर गया और राजनीतिक तौर पर जो किसी ने सोचा नहीं वह सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो गया। और उत्तर प्रदेश जिसे राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर आरएसएस ने सींचा और योगी आदित्यनाथ को 2017 में मुख्यमंत्री बनाया और जिस एजेंडे पर आरएसएस चलते हुए योगी आदित्यनाथ को लेकर आई, उसमें एक मैसेज शुरू से रहा कि एक तरफ अगर नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, यानी राजनीतिक बदलाव के दौर में योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद खड़े हो सकते हैं। और यह संदेश उत्तर प्रदेश से इसलिए दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें इस देश के राजनीतिक इतिहास का एक मूल मंत्र रहा है। जिसने भी यहां पर 50 सीटों पर कब्जा कर लिया, दिल्ली में उसकी सत्ता बन गई। और दिल्ली में सत्ता बनी तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही क्यों बनी और उस उत्तर प्रदेश में उस नेता का योगदान क्या रहा, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। याद कीजिए, इमरजेंसी के बाद सारी की सारी 85 सीट उस वक्त जो जनता पार्टी के साथ नाम दिए हुए भारतीय लोकदल था, सभी सीट जीत गई। 68% वोट उसको मिले थे उस वक्त कोई चेहरा नहीं था, लेकिन इस देश में चेहरा इंदिरा गांधी थी और उसके खिलाफ वोटिंग हुई थी। संयोग से 2024 में भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन वोटिंग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई और इसीलिए 2019 की तुलना में वह आधे सीटों पर आकर टिक गई। और अब राहुल गांधी इस हकीकत को समझ चुके हैं कि दरअसल इस देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बदलाव जैसे भी हो, लेकिन अब सत्ता की जरूरत है और सत्ता जनता देने को तैयार है। सिर्फ उसके लिए सही वक्त में सही निर्णय लेने होंगे और इसीलिए सही वक्त में सही निर्णय रायबरेली सीट को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी ने लिया। यानी वायनाड की सीट, मुश्किल दौर में वायनाड ने उन्हें जिताया, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि मुश्किल दौर में तो इंदिरा गांधी भी मेढक से चुनाव लड़ी थी। उस वक्त भी रायबरेली और मेढक दोनों जगहों से 1980 में उन्हें जीत मिली थी और उसके बाद उन्हें भी तय करना था कि मेढक की सीट बरकरार रखें या रायबरेली की। उन्होंने रायबरेली की सीट को बरकरार रखा क्योंकि जानती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा है और उस चेहरे के आश्रय कोई राजनीति है और उस राजनीति दल के आश्रय इस देश में राजनीतिक सत्ता को अगर प्राप्त करना है तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर नंगे पांव तो चलना ही पड़ेगा। इस वक्त इंदिरा गांधी का दौर नहीं है। दरअसल ये वक्त शायद उस वक्त से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप 1980 के दौर में चले गए तो आपके जहन में इमरजेंसी आएगी, उस दौर के मुद्दे आएंगे और एक परंपरागत तरीके से राजनीति जो चल रही थी वही उभर कर आएगी। लेकिन 2024 में राहुल गांधी ने जो लगातार 2 यात्राएं की, इस देश को मथ डाला और उसके बाद जिस चुनावी मैनिफेस्टो को सामने लेकर वो आए और जिन मुद्दों के आश्रय अपनी बातों के जरिए और मैनिफेस्टो में लिखे शब्दों को जरिए उभार कर उन्होंने 2-3 मैसेज कुछ ऐसे दिए कि भारत की राजनीति एक झटके में बदलती हुई दिखाई देने लगी। यह राजनीति मंडल कमंडल से आगे की थी। यह राजनीति
उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर के भीतर धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण से अलग थी। यह राजनीति पहली बार कॉरपोरेट और रईसों को छोड़कर गरीब और मुफलिसी और महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करते हुए आगे बढ़ रही थी। और इस राजनीति में पहली बार कांग्रेस जनता के पीछे खड़ी हो गई, यानी जनता आगे चल रही थी। तो राहुल गांधी का रायबरेली में रहना, यह संदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 को लेकर योगी आदित्यनाथ की सत्ता को चुनौती देने वाला भी है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर अब उत्तर प्रदेश के भीतर नरेंद्र मोदी बनारस की सीट इसके बाद जीत भी पाएंगे, यह शायद एक मुश्किल सबब होगा। क्योंकि इस दौर में जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ है, उसमें चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम तबका ही क्यों ना हो, और तो और उच्च वर्गीय तबके के भीतर भी और पिछड़े वर्ग के तबके के भीतर भी बहुत सारे सवाल बीजेपी को लेकर उठे, उसी बीजेपी को लेकर उठे जिनके साथ वो पारंपरिक तौर पर जुड़ी रही। यानी रायबरेली ने एक नया रास्ता बनाया है। और शायद 5 या 6 दिन पहले जब रायबरेली में राहुल गांधी थे, उस वक्त उन्होंने यह मैसेज दे दिया था। मैसेज देने का तरीका थोड़ा सा अलग था, लेकिन उस मैसेज तक हम पहुंचे उससे पहले हमें लगता है एक बात और समझ लीजिए। आजादी के बाद पहला इलेक्शन 1952 में उस वक्त रायबरेली से फिरोज गांधी चुनाव लड़े थे, जीते थे। 1957 में फिरोज गांधी दोबारा रायबरेली से चुनाव लड़े और जीते। लेकिन उसके बाद अगले चुनाव में 67 के चुनाव में इंदिरा गांधी की एंट्री रायबरेली में हुई। इंदिरा गांधी 67 में जीती, 71 में जीती। लेकिन रायबरेली की राजनीतिक पहचान राजनारायण ने भी दी, जब उन्होंने रायबरेली की सीट पर इंदिरा गांधी को हरा दिया और एक झटके में भारत की बदलती राजनीति में वह भी किसी ध्रुव तारे की तरह चमकते हुए दिखाई देने लगे। लेकिन वह दौर कई पार्टियों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का था, इसीलिए उस दौर में जनता पार्टी सामने उभर कर आई। लेकिन उसके बाद अगर आप जाते हैं तो 77 के बाद 1980 में इंदिरा गांधी को कुछ शक तो रहा, तभी उन्होंने रायबरेली से भी चुनाव लड़ा और आंध्र प्रदेश की मेढक सीट से भी चुनाव लड़ा, जो इस वक्त तेलंगाना के भीतर आती है। दोनों जगहों से चुनाव जीती और उसके बाद यह तय हुआ कि मेढक की सीट छोड़नी होगी। और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद सोनिया गांधी की एंट्री 2004 में होती है और 2004 में ही राहुल गांधी अमेठी से पहला चुनाव लड़ते हैं। उसी अमेठी में उनको हार भी मिलती है 2019 में। और यह सवाल शायद बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में अगर कदम बढ़ाता है तो दिल्ली की सत्ता बदल जाती है। और यह स्थिति राहुल गांधी ने 6 दिनों पहले यानी पिछले मंगलवार को रायबरेली में पहुंचकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक बदलाव के जरिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को इस दौर में जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसके जरिए दी थी। यह शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश ही इस देश को रास्ता दिखाएगा। दरअसल ये राजनीतिक तौर पर एक हकीकत भी है और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में राजनीति करते वक्त उन परिस्थितियों को भी समझ गए जब चुनाव परिणाम ने यह बड़ा मैसेज दे दिया कि अब आरएसएस की राजनीतिक प्रयोगशाला जो योगी आदित्यनाथ के जरिए उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, उसको ध्वस्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
यानी वोटों के समीकरण या वोटों के ध्रुवीकरण किस तरीके से 2024 की राजनीति में राहुल गांधी की पैदल यात्रा के जरिए इस देश में बदलते चले गए और उत्तर प्रदेश के भीतर इतना बड़ा बदलाव हो गया कि 2019 की तुलना में उससे भी आधी सीट पर आकर बीजेपी सिमट गई। यह बड़ा परिवर्तन अगर उत्तर प्रदेश के भीतर समझें तो लाभार्थियों की बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में रही है। वो चाहे किसान सम्मान निधि के आश्रय हो, चाहे आवास योजना के तहत हो, चाहे गरीब कल्याण योजना के जरिए हो, चाहे मनरेगा के मजदूरों की संख्या के जरिए हो, यानी तमाम चीजों को अगर आप परखेंगे तो फिर अगला सवाल यह भी आएगा कि दरअसल ऐसा क्या इस देश में हो गया कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की जो 125 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर खड़ा किया, उन जगहों पर भी पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी को हार मिलने लगी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन डबल डिजिट में आ गया जीत करके। पिछली बार 15-16 जिलों पर कब्जा था तो इस बार 37 सीटों पर कब्जा हो गया और दूसरी तरफ बीजेपी जो 81 सीटों पर जीती थी या 81 जिलों में उसकी जीत हुई थी वो घटकर 69 पर आ गई। ये परिस्थिति बतलाती है कि राजनीतिक तौर पर जो मुद्दे 2014 से उठ रहे थे वो झटके में बदल गए और बदलने के पीछे की परिस्थिति को अगर आप उत्तर प्रदेश के भीतर देखिए तो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम तबका सिर्फ बीजेपी या पूरे एनडीए को सिर्फ 2% वोट देता है। ऐसा इससे पहले किसी चुनाव में हुआ नहीं था। और इतना ही नहीं, जो नॉन जाटव यानी दलितों में अगर जाटव को अलग कर दीजिए तो वह वोट जो 50% से ज्यादा बीजेपी के हक में जाता था वो घटकर 29% पे आ गया और इंडिया गठबंधन का वोट 56% पर चला गया, दलितों के वोट। और दूसरी तरफ साथ में यादव खड़े थे, यादव जो कि 82% इंडिया गठबंधन के साथ थे, 15% एनडीए के साथ थे। यानी दलित और यादव का मिलना और इन सब के बीच अगर जाटव वोट बैंक जिस पे कब्जा मायावती का रहा है, लेकिन मायावती उस राजनीतिक दायरे से एक झटके में बाहर हो गई तो और कांग्रेस की एंट्री नए तरीके से हुई तो यह लाभालाभ अखिलेश यादव की पार्टी को मिल गया और इसका लाभ कांग्रेस को भी मिला। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जाटव वोट जितने बीजेपी को मिले उतने ही इंडिया को मिले। यानी एनडीए और इंडिया के बीच 1% का अंतर है। 25% वोट इंडिया गठबंधन को मिले जाटव वोट और 24% वोट एनडीए को मिले, जबकि 44% जो पूरा वोट बैंक मायावती का था उनके पास सिर्फ 44% वोट आए। पहला मैसेज क्या है? पहला मैसेज यह है कि एक लंबे वक्त से चली आ रही उत्तर प्रदेश की राजनीति मायावती जैसे ही पीछे कदम खींचती है वो बीजेपी के दबाव में ही कदम खींचा गया, यह भी हर कोई मानता है। तो उस दबाव में सही, लेकिन वह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जैसे ही गायब हुई बीजेपी को इसका बहुत लाभ नहीं मिला। और दूसरी तरफ जातीय उलझनों को सुलझाते हुए या तोड़ते हुए एक झटके में उत्तर प्रदेश के भीतर राजनीतिक समीकरण बीजेपी के अनुकूल ही नहीं रहे और यह परिस्थिति बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हुई तो कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम करने लगी। और शायद इसीलिए अब राहुल गांधी जब रायबरेली का जिक्र कर रहे हैं कि अब वो सीट मेरे साथ रहेगी और वायनाड की सीट हम छोड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि अब नए तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नए मिशन मोड में फिलहाल से ही हर कोई आ चुका है। और इसीलिए राहुल गांधी ने इन बातों का भी जिक्र किया था कि दरअसल 2014 के बाद की जो राजनीति नरेंद्र मोदी ने इस देश के भीतर शुरू की उसकी उम्र 2024 में पूरी हो गई है। और इन बातों को उन्होंने उनके मुद्दों से जोड़ते हुए कहा था और उसमें कहा था कि रायबरेली और अमेठी ने एक मैसेज दिया है। 2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे और यह हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं और मुझे बहुत गर्व है
कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। तो क्या वाकई रायबरेली ने कमाल कर दिया, अमेठी ने कमाल कर दिया, जहां पर बीजेपी का चमकता हुआ चेहरा स्मृति ईरानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चुनाव हार गई? या इस दौर में उत्तर प्रदेश के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और उससे जुड़े राजनीतिक मुद्दों को जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया, उसने उत्तर प्रदेश के लंबे दौर से चली आ रही समूची राजनीति को बदल दिया। वो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे अवध का इलाका हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, क्योंकि यह एक बड़ी बात है कि अयोध्या के दायरे में आने वाली 9 में से 6 सीट बीजेपी हार गई। बनारस, जहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़े, उसके दायरे में आने वाली 15 में से 9 सीटें बीजेपी हार गई। यह कोई आसान बात नहीं है उस नए राजनीतिक परिदृश्य के बदलने का, जो कभी कभी जब बदलता है तो उसकी आवाज भारत की राजनीति में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। कई मौकों पर यह बदलाव हुआ है। मंडल कमंडल इसीलिए शायद एक माइलस्टोन उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के लिए माना जाता है, लेकिन 2024 उससे एक कदम आगे इसलिए है क्योंकि पहली बार राजनीतिक दल नहीं, जनता के मुद्दे राजनीतिक दलों पर हावी हो गए। और शायद इसीलिए अगर आप इस परिस्थिति को देखें तो अब 2027 के जिस मिशन मोड में कांग्रेस आने को तैयार है और माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों के भीतर उसकी अपनी बेटिंगों की पहल शुरू हो जाएगी 2027 को लेकर, और उसकी शुरुआत उन 10 सीटों से होगी जहां पर उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों में एक सीट करहल भी है, जहां से अखिलेश यादव पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते, और इस बार लोकसभा चुनाव जीते तो उन्होंने सीट को छोड़ दिया। इस सीट के दायरे में मिल्कीपुर की भी सीट आती है। मिल्कीपुर की सीट वही सीट है जहां पर अवधेश प्रसाद सिंह, जो पासी समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, फैजाबाद से, जिनके दायरे में उत्तर प्रदेश के भीतर की उस अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे के आसरे खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पूरे यूपी में घूमते रहे। योगी आदित्यनाथ ने भी उसका अपने तौर पर प्रचार प्रसार किया, लेकिन वहीं पर बीजेपी हार गई। इस फैजाबाद के दायरे में अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद, ये तमाम सीट आती है विधानसभा की। इसमें मिल्कीपुर के विधायक थे अवधेश जी, तो अवधेश प्रसाद वहां से चुनाव पिछले विधानसभा में जीते थे, इस बार खाली की और वहां फैजाबाद में जीत गए। कैथरी में लालजी वर्मा इसी तरीके से अंबेडकर नगर के सांसद हो गए, उन्होंने सीट को छोड़ दिया। यानी जिन 10 सीटों पर वोटिंग होगी अब उपचुनाव की, वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के भीतर क्या अलग अलग राय है, यानी दोनों को देखने का नजरिया वोटरों का अलग होगा, क्योंकि इस दायरे में करहल की सीट, मिल्कीपुर की सीट, कैथरी की सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी की सीट, अलीगढ़ की खैर की सीट, गाजियाबाद की सदर की सीट, प्रयागराज की फूलपुर की सीट, मिर्जापुर की मीरापुर की सीट, झाझवा की सीट, ये बतलाती है कि समूचे उत्तर प्रदेश के भीतर में इन 10 उपचुनाव के जरिए एक सबसे बड़ा मैसेज जो आने वाला है वो है कि उत्तर प्रदेश ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीतने नहीं दिया। लेकिन क्या इन उपचुनाव में 10 सीटों पर योगी आदित्यनाथ को भी हराने के लिए वो तैयार है, या फिर उससे पहले रायबरेली बरकरार रखते हुए कांग्रेस ने मैसेज दे दिया है कि अब उसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन अखिलेश के साथ खड़े होकर या समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ मिलकर कांग्रेस अब नई राजनीतिक इबारत लिखने को तैयार है? यह सवाल जरूर है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, और जो आपको इन 10 उपचुनाव में नजर भी आएगा। क्योंकि अगर आप उससे पहले की परिस्थिति में आए, उससे पहले एक जानकारी और दे दें कि दरअसल फैजाबाद के जिस मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद सिंह पिछली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, इस बार लोकसभा चुनाव के भीतर में उनको मिले 95,662 वोट और बीजेपी के कैंडिडेट यानी लल्लू सिंह को मिले 87,869 सीट। यानी उत्तर प्रदेश है, योगी मॉडल है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, राम मंदिर का जिक्र है, अयोध्या उसकी एक कर्म भूमि के तौर पर मौजूद है, जो राजनीतिक तौर पर जिसको लंबे वक्त से बीजेपी ने सींचा है। उन तमाम चीजों की हार अगर उत्तर प्रदेश के भीतर हुई तो ये मैसेज छोटा नहीं है।
और इसीलिए शायद रायबरेली और कांग्रेस का दोबारा खड़ा होना बड़ा मायने रखता है। अब आप सोचिए कि अगर आप पुराने चुनाव को एक क्षण के लिए परखें, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीट जीती थी, लेकिन 2017 में वो 312 सीट जीती थी। जब 312 सीट जीती थी बीजेपी, तब उसको 40% वोट मिले थे। पिछली बार जब 255 सीट जीती, यानी लगभग 62 सीट कम हो गई उसकी, उस समय उसको 41.29% यानी लगभग 1.25% वोट ज्यादा मिला, सीटें कम हुई थी। ये पिछले विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। और उसी दायरे में अगर समाजवादी पार्टी को लाइएगा तो पिछली बार वह 111 सीटों पर जीतती है, 32% वोट मिलते हैं। जबकि 2017 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे और उनके रहते हुए ये चुनाव हो रहे थे, तब उन्हें सिर्फ 22% वोट मिले थे, सिर्फ 47 सीटें मिली थी। और मायावती की मौजूदगी हर वक्त अपने तौर पर रही, लेकिन पिछले चुनाव में वह सिमटते सिमटते इतनी सिमट गई कि सिर्फ जाटव वोट ही उनके पास आया 12%, 12.5%, और एक सीट ही जीत मिल पाई। यानी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल विधानसभा के स्तर पर और उसका प्रभाव लोकसभा पर पड़ते हुए इस देश के स्तर पर जो हो रहा है, उसमें क्या कांग्रेस में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कराने की स्थिति में राहुल गांधी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत साफ बतलाता है कि वहां पर लोकसभा सीट जिसने ज्यादा जीती, दिल्ली में सत्ता उसकी बनती ही है। और इसीलिए बीजेपी इस बार ज्यादा सीट जीत नहीं पाई, और इस बार उसने 33 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती। बीएसपी 0 रही, लेकिन कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। और वोटिंग का परसेंटेज देखिए तो बीजेपी का इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा है, 41%। समाजवादी पार्टी लगभग 33.5% है, लेकिन कांग्रेस भी 9.5% है। लेकिन बीएसपी 0 होते हुए भी लगभग 9.5% है। राजनीति की इस सिरे को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो 3 मुद्दों से पकड़ने की कोशिश कर लीजिए। पहला मुद्दा यह है कि जो राजनीतिक प्रयोग आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के जरिए उत्तर प्रदेश में किया, वो मनोज सिन्हा अगर बन गए होते सीएम तो वह प्रयोग नहीं हो पाता। यानी दिल्ली के काउंटर में उत्तर प्रदेश को खड़ा किया, एक अंतर्विरोध की परिस्थिति को राजनीतिक तौर पर जगाया, और योगी और मोदी की जोड़ी के जरिए 2047 तक का जो वातावरण देश में बनाया जा रहा है, उस वातावरण पर चलने की दिशा में इन्होंने कदम बढ़ाए। हालांकि 2047 तब नहीं सोचा था, लेकिन 2017 में यह सोच लिया था कि अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कोई छत्रप सत्ता में आ नहीं सकता है। और यह सच भी है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा से ऐन पहले जो योगी आदित्यनाथ की ताकत थी और प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थी, दोनों को मिलाते तो इसमें क्या अखिलेश यादव और क्या कांग्रेस पार्टी और क्या बीएसपी कोई टिकने की स्थिति में नहीं था। लेकिन एक झटके में ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने उन मुद्दों से कोई सरोकार रखे ही नहीं जो उत्तर प्रदेश की उखड़ी जमीन पर लगातार कुलांचे मार रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कि बेरोजगारी का रास्ता क्या होगा। किसान पूछ रहा था आंदोलन करते हैं, एमएसपी क्यों नहीं है। मजदूर पूछ रहा था कि दरअसल मनरेगा तक में 365 दिनों में 100 दिन तो आपने निर्धारित किए हैं, लेकिन एवरेज 40 दिन भी काम नहीं मिल पा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की इंडस्ट्री क्यों नहीं आई जो रोजगार पैदा कर सके। इन तमाम सवालों से हटकर बार बार अयोध्या का जिक्र, बार बार राम मंदिर का जिक्र, काशी मथुरा का जिक्र, ज्ञान व्यापी का जिक्र, और ये होते होते धीरे धीरे विकसित भारत का जिक्र, तीसरी बड़ी इकोनॉमी का जिक्र। उत्तर प्रदेश जैसा हिस्सा जो अपने आप में कई राज्यों की संस्कृतियों को जीता, एक तरफ बुंदेलखंड है, एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश है, एक तरफ अवध है। तमाम परिस्थिति को समझिएगा तो वहां की सांस्कृतिक विरासत सबकी अलग अलग है, और सभी ने एक सुर में जो वोटिंग की, वह वोटिंग दिल्ली की गद्दी को हिलाने लगी। और इसीलिए कांग्रेस ने तय किया कि रायबरेली की सीट अपने पास रखनी ही होगी। अपने पास रखने से मतलब जिस चेहरे के आश्रय मौजूदा वक्त में राजनीति इस देश में बदली है, उस चेहरे को अब उत्तर प्रदेश की जमीन पर संघर्ष करना ही होगा। और इसीलिए रायबरेली को लेकर जो ताना बाना अब जो बुना जाएगा,
वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की 2027 की मंशा को बरकरार रख पाएगा या खारिज कर देगा, ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट करने की स्थिति में आरएसएस खड़ी है। लेकिन आरएसएस का मैसेज उनके लिए बड़ा साफ है कि आप तीसरी बार चुनाव जीतिए। नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार चुनाव जीते थे, 2012 में, 2002 में जीते, 2007 में जीते और 2012 में जीते। उसके बाद ही उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया था। तो आप 2017 जीते हैं, 2022 जीते हैं, अब 2027 जीतिए, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा। और उससे पहले आरएसएस एक अपना प्लान बनाती है, तो उस प्लान बनाने की दिशा में वो चल पड़ी है। और लेकिन यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जब मायावती और अखिलेश की राजनीति थी, उन्होंने सीधे तौर पर कभी आरएसएस को निशाने पर नहीं लिया। राहुल गांधी अपने तौर पर अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरएसएस को ना सिर्फ निशाने पर लिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच को रखा उन्होंने, वो चाहे हिंसात्मक तरीके से रखा गया, चाहे नफरती तरीके उनके साथ जुड़े, इनको बताते हुए उन्होंने रखा और कहा कि क्यों मोहब्बत की दुकान की जरूरत है। काउंटर में उन्होंने आरएसएस की विचारधारा और उसके एजेंडे को ही खड़ा किया। यानी उत्तर प्रदेश में आरएसएस से भी दो दो हाथ करने की स्थिति में वही कांग्रेस होगी जिस कांग्रेस ने राष्ट्रीय तौर पर इस देश में आरएसएस को ही मुद्दा बना दिया। अब यहां पर आखिरी सवाल, जो सबसे जटिल सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति कांग्रेस के इस तेवर के साथ कितने दिन चल पाएगी? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। यह भी सवाल हो सकता है, क्या मायावती को पता अगर पहले से होता कि 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता इस रूप में करवट ले रही है, तो क्या वो अलग थलग खड़ी रहती? या अपने भतीजे आनंद को, जिन्होंने दबाव में उनको अलग करना पड़ गया और जिस तेवर के साथ वो मैदान में कूदे थे, उस तेवर की जरूरत बीएसपी को थी? और जो सबसे ज्यादा तेजी से बोल रहा था बीजेपी के खिलाफ, उसके पक्ष में वोट आए, यह भी सच है। और उसका अगला सच यह भी है कि जो न्यूट्रल रहा, उसमें मायावती भी एक नाम है। नाम तो जगन रेड्डी का भी है, नाम तो नवीन पटनायक का भी है, नाम तो केसीआर का भी है, नाम तो अकालियों का भी है। जो इस तरफ भी नहीं थे, उस तरफ भी नहीं थे, इंडिया में भी नहीं थे और एनडीए में भी नहीं थे। राजनीतिक तौर पर जनता इस देश की तय कर चुकी है कि अब वो आमने सामने की लड़ाई में ही अपने आप को खड़ा करेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 बरस की अपनी राजनीति में इस देश के भीतर या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ, इस सोच को जो डेवलप किया, उस सोच ने ही उनको आईना दिखा दिया। क्योंकि राजनीतिक तौर पर चुनाव के वक्त उसी जनता ने तय कर लिया कि त्रिकोणीय हिस्से में नहीं जाएंगे। मुस्लिम 92% एक साथ चला गया, वो मायावती के पास नहीं गया। दलितों के भीतर का वोट निकला और वो एक मुश्त बड़ी तादाद में 50% से ज्यादा इंडिया के पक्ष में चला गया, वो मायावती के पक्ष में उस रूप में नहीं निकला। ये मैसेज है भारत की बदलती उस राजनीति के हिस्से का, जहां एक तरफ कॉरपोरेट की राजनीति है, दूसरी तरफ गरीबी और मुफलिसी का जिक्र है। और बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन राजनीतिक तौर पर 2014 तक सत्ता में रहते हुए जिस कॉर्पोरेटीकरण के साथ वह भी खड़ी थी, उसमें एक बड़ा बदलाव राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के जरिए ला दिया। और सवाल सबसे बड़ा यही रहा, क्या राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार की उस राजनीति को बदल चुके हैं? और क्या कांग्रेस अपने अतीत की राजनीति को भूलकर नए रास्ते पर चलने को तैयार है? और तीसरा सवाल था कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता अगर पुराने दौर में फंसे रहेंगे तो आने वाले वक्त को वह पढ़ नहीं पाएंगे जिसको राहुल गांधी पढ़ रहे हैं। और इसीलिए वायनाड की सीट छोड़कर वह रायबरेली की सीट पर खड़े हैं। और मैसेज आखिरी यह भी निकला कि अब हो सकता है प्रियंका गांधी की राजनीतिक एंट्री वायनाड के जरिए हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।